नमस्कार मित्रों, मैं विजय कुमार। ओबीसी का एक प्रतिभागी होने के नाते मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में जो वर्तमान में ज्वलंत मुद्दा है उस पर अपने विचार कुछ रखूं और ओबीसी के जो प्रतिभागी है वो असल में समझ नहीं पा रहे हैं कि समस्या क्या है, कैसे है और कहाँ से शुरू हुई। इसके लिए मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस मुद्दे को समझाऊं। जहाँ तक मेरी समझ है इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे निवेदन रहेगा ध्यानपूर्वक मुद्दे को सुने। तो सबसे पहली बात जो है, अभी जो ये ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है उसके लिए अपन चलेंगे 2018 का जो सर्कुलर आया था जिसमें हॉरिजॉन्टल आरक्षण और वर्टिकल आरक्षण है, उसके संबंध में कुछ पहले से चले आ रहे जो आरक्षण व्यवस्था थी उसमें उन्होंने बदलाव किया। पहली चीज़ तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण क्या है और आरक्षण कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में जैसे कि किसी भी पद की विज्ञप्ति निकली और 1000 पोस्ट थी, वर्तमान नहीं, अपन 2018 से पहले की बात करें। वर्तमान में आरक्षण ईडब्ल्यूएस और स्पेशल बैकवर्ड क्लास 5% कुल मिला के 64% तक पहुंच गया है। उस टाइम शायद 50% के लगभग रहा होगा। तो हॉरिजॉन्टल आरक्षण और वर्टिकल आरक्षण असल में अधिक मैक्सिमम जो आरक्षण है वो वर्टिकल दिया जा रहा है। जैसे कि 1000 पोस्ट निकली तो उसमें एससी को 16% आरक्षण, एसटी को 12% आरक्षण, ओबीसी को 21% और 49% ये हो गया। शेष जो बचा 51 उसे अनरिजर्व्ड या सामान्य परिप्रेक्ष्य में हम जनरल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एससी का 16, एसटी का 12 और ओबीसी का 21% आरक्षण हो गया। अब महिलाओं को जो 33% आरक्षण है वो इन्हीं में से दिया जाएगा, वो होगा हॉरिजॉन्टल। जैसे कि इसी में से 16% में 1/3 महिलाएं लेंगे। जैसे कि 1000 पोस्ट थी, 1000 की 160 होगी तो 160 में से 33% पोस्ट जो होगी महिलाओं के लिए एससी में लेनी पड़ेगी और उसी अनुपात सारी कैटेगरी में वो पोस्ट लेते थे। अब ये तो होगी महिलाओं की समस्या। अब जो इसके अलावा और भी कई प्रकार के आरक्षण दिए जा रहे थे। जैसे कि एक्स सर्विसमैन जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 12.5% आरक्षण दिया जा रहा है। खेल कोटे का 3 या 4% ऐसा कुछ। फिजिकल हैंडीकैप जिन्हें हम कहते हैं, फिजिकल हैंडीकैप को लगभग 2% या 5% के आसपास उसको भी आरक्षण दिया जा रहा। कुल मिला के ये जो आरक्षण था ये 100% में से, जिसे हम 1000 पोस्ट कह रहे हैं, उसमें से डायरेक्ट नहीं दिया जाकर प्रत्येक कैटेगरी में से वर्टिकल दिया जा रहा था। वर्टिकल का क्या सीन है मैं आपको समझाऊंगा। अब जो 12.5% है वो प्रत्येक कैटेगरी में से 12.5% कम कर दिया। जैसे कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी है 50% की, उसमें से 12.5% कम कर दिया। अनरिजर्व्ड का 50 का 12.5 हो गया, 50% 1000 पोस्ट की 50% 500 होगी, उसका 12.5% हो गया 50 पोस्ट। 50 पोस्ट उसमें से कम कर दी, 16% का 12.5% कर दिया। उसी प्रकार प्रत्येक कैटेगरी में से उसी कैटेगरी के अंदर समायोजन कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो हो गया 2018 से पहले का सीन। अब इससे आगे क्या हुआ
जो मेन जो ट्विस्ट है वो 2018 के इस सर्कुलर के बाद आया। इसका जो मुख्य कारण था, जो ओबीसी के अभ्यर्थी थे 2011-12 से लेके 2018 तक बहुत अधिक मात्रा में सेलेक्ट हो रहे थे। जैसे कि जनरल की मैं जो सेलेक्ट हुआ उसी भर्ती की बात कर लेते हैं, या मेरे समय में जो भर्तियां निकली उसमें जैसा कि मैंने देखा, जैसे कि जनरल की 46 पोस्ट थी, उसमें से अनरिजर्व्ड या जिसे हम जनरल एक्चुअल में कैटेगरी मानते हैं, जिसे आरक्षण दे नहीं था, अभी इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के थ्रू आरक्षण मिला, उस समय दे नहीं था, तो उसके जो थे वो 6 लोग थे और 40 लोग थे वो अनरिजर्व्ड में ओबीसी कैटेगरी के थे। इस प्रकार सारी भर्तियां जो थी उनमें ओबीसी के अभ्यर्थी जो मेहनत के बलबूते से बहुत अधिक सेलेक्ट हो रहे थे, सामान्य से अधिक। तो कहीं ना कहीं जो अनरिजर्व्ड में बैठे वो लोग थे उन्हें लगा कि ये ओबीसी हर जगह सेंधमारी कर रही है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो उन्होंने इससे निपटने के लिए जो अप्रैल 2018 का जो सर्कुलर है वो लेके आए। इसमें सीन क्या था इस सर्कुलर में, जैसे कि 1000 पोस्ट थी, 1000 में ओबीसी को 21% आरक्षण दिया जाता है, तो उसे कायदे से पोस्ट मिलनी थी 210 में भी 33% महिलाओं की निकल गई, तो 70 वो निकल गई, तो उसके पास ओबीसी मेल कैंडिडेट थे, उनके पास पोस्ट बची 140। अब 140 पोस्ट में 12.5% भूतपूर्व सैनिक को जाती, क्योंकि 12.5% था वो प्रत्येक कैटेगरी में से कम हो रहा था। जैसे कि जनरल की 500 पोस्ट थी, उसमें से 12.5% कम हो रहा था, जो 50 जनरल के कम हो रहे थे, और इसके 12.5% निकाले अपन 21 लोग होंगे इसमें से जो सामान्य थे, फौजी ओबीसी की सेलेक्ट हो जाते उसमें। और जनरल की जो 50 पोस्ट थी उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट जो थे वो ओबीसी के ही लगते फौजी। क्योंकि जो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है, आर्मी बैकग्राउंड है, इसमें अधिकतर जो लोग हैं वो खेती किसानी के लोग थे, ओबीसी के ही लोग थे। तो अब उन लोगों ने सोचा कि ये 50 लोग हैं जो ओबीसी के आ रहे हैं यहाँ, इनको कैसे किया जाए, हटाया जाए, और 140 लोग ये ओबीसी के जो सामान्य स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। तो उसके लिए ये सर्कुलर लेके आए कि जो भी कैंडिडेट है वो अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाएगा। मैं सामान्य परिप्रेक्ष्य में इसे समझाना चाहूँगा। जैसे कि पहले जो 12.5% फौजी वो किस प्रकार लिया, मैंने अभी आपको बताया। अभी जो फौजियों का जो सिस्टम है उनको लेने का क्या है, 1000 पोस्ट थी, उसमें से उन्होंने कैटेगरी आरक्षण कुछ नहीं देखा, 12.5% फौजी मतलब 125 फौजी सीधे ले लिए। 125 फौजी उन्होंने ले लिए, वो कौन सी कैटेगरी से है क्या है उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब 125 फौजी उन्होंने लिए, उनमें से 100 से 110 फौजी गारंटी के साथ ओबीसी कैंडिडेट के होंगे, ओबीसी कैटेगरी के होंगे, सॉरी 100 से 110 ओबीसी कैटेगरी के होंगे। अब उन्होंने ये सिस्टम निकाल दिया कि जो 100 फौजी 125 टॉप फौजियों को लेना। जैसे कि उन्होंने कैटेगरी वगैरह भूल गए कि कौन प्रत्येक फौजी को भी आरक्षण देना है, कि जैसे कि फौजी भी ST SC का हो सकता है, ओबीसी का हो सकता है, अनरिजर्व्ड को, तो वो चीज़ें उन्होंने भुला दिया, आरक्षण के नियमों को ही भुला दिया। 125 फौजी टॉप ले लिए। अब वो फौजी जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी की ओबीसी उस कैटेगरी में उसका समायोजन कर दो। जैसे कि 100 फौजी उन्होंने सेलेक्ट कर दिए। अब इन्होंने क्या किया, इन 100 को ये ओबीसी के है तो ओबीसी में डाल दो कि भाई उस कैटेगरी से सेलेक्ट होना चाहिए। अब पीछे ओबीसी के जो अभ्यर्थी थे 140 में से 100 यदि ये सेलेक्ट हो जाते हैं तो इनके पास तो पोस्ट बचती मात्र 40 ओबीसी के स्टूडेंट के पास, उनका आरक्षण कहाँ गया। अब 40 में से भी यही सेम सीन लागू हो जाएगा
जो स्पोर्ट्स कोटे के स्टूडेंट है और फिजिकल हैंडीकैप्ड है, शारीरिक रूप से अक्षम है, उनके लिए भी उन्हें भी अपनी कैटेगरी में भेज दिया जाएगा। मैक्सिमम जो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के लोग हैं वो भी ओबीसी के ही हैं, तो 40 में से 10 सीट तो और खा जाएंगे कि ओबीसी की 10 सीट और कम होगी। अब ओबीसी की सीट बची 30। अब 140 सीट जो पहले मिल रही थी ओबीसी को, अब 30 सीट ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब जनरल में जो फौजी सेलेक्ट हो रहे थे उन्हें जनरल में नहीं भेज के अब उसे इधर डाइवर्ट कर दिया गया। अब इसका जो विगत भर्तियां थी उनमें क्या क्या नुकसान हुआ, जैसे कि अब मैं आपको जो भर्तियों का डेटा है वो बता रहा हूँ। जैसे कि राजस्थान पुलिस की भर्ती थी 2019 में निकली, उसमें क्या सीन था, 3050 पोस्ट थी। उसमें से ओबीसी को पुरुष कैंडिडेट को 473 पोस्ट मिली और 400 के 473 पोस्ट आर्मी के जो एक्स सर्विसमैन थे उनसे भर दी गई। क्यों? क्योंकि 12.5% जो था उसका 473 से ज़्यादा था और सारे के सारे कैंडिडेट जो थे ओबीसी के ही सिलेक्ट हो गए 12.5% में। और इस प्रकार ओबीसी का जो टॉपर कैंडिडेट था वो ओबीसी में सेलेक्ट हुआ नहीं, क्योंकि सारे आर्मी के आगे और जनरल में वो जा नहीं सकता। उसमें एक और पेच फंस गया कि ओबीसी का कोई कैंडिडेट यदि उसने एज लिमिट का फ़ायदा ले लिया है, तो वो जनरल में सेलेक्ट नहीं हो जाएगा, भले जनरल की मेरिट ओबीसी से कम रही हो, वो कोई इश्यू नहीं है, मेरिट भूल जाइए, उसको अपनी कैटेगरी में ही सेलेक्ट होना पड़ेगा। और कैटेगरी में उसके पास पोस्ट ही नहीं है, वो सेलेक्ट होगा कहाँ से, आप बताइए। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा वो कहाँ से सेलेक्ट होगा। अब ये 400 के 473 पोस्ट जो थी वो सारी की सारी एक्स सर्विसमैन से भर दी गई, ठीक है। अब यही सेम हुआ एलडीसी भर्ती 2018 में, लगभग 10,000 पोस्ट थी, उसमें से 1348 पोस्ट के लगभग ओबीसी मेल कैंडिडेट को आनी थी। 10,000 पोस्ट में से कुछ महिलाओं के 33% उनके निकाल दिए, 9700 और कुछ पोस्ट थी, उनमें से महिलाओं के यदि 33% निकाल दिए जाए तो 1348 पोस्ट बचती है। अब 1348 में से 200 पोस्ट जो थी ओबीसी की वो एक सर्विसमैन के खाते में चली गई, उसके पास 1100 पोस्ट ही बची। इसमें कम सेलेक्ट हुए, उसका मेन रीज़न ये था कि एलडीसी की जो परीक्षा है उसमें 3-4 लेवल थे, टाइपिंग है और उसका सब सिलेबस थोड़ा ब्रॉड था इस वजह से। और सबसे ज़्यादा जो इनमें जो लॉस हो रहा है वो राजस्थान पुलिस की भर्ती है। और सबसे मैक्सिमम कैंडिडेट जो है ओबीसी के वो राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी और जो मध्यम लेवल की भर्तियां हैं 2400 से 3,3600 ग्रेड पे के बीच की, उन्हीं में ये समस्या आ रही है। और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भी इन्हीं में है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड वगैरह में अलग सिस्टम है, वहाँ 40% मिनिमम मार्क्स है। हालांकि अभी तक उसी में भी एक पेज फंसा हुआ है कि फौजी वगैरह उनको कुछ हद तक वो छूट देंगे, वो क्या हद होगी वही जानते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड में भी ये चीज़ें आड़े आएगी। आरएस भर्ती में भी आई थी, सारी जो भर्तियां हैं उनमें यही सीन चल रहा है। पटवार भर्ती में टोटल 603 पोस्ट थी और उसमें से ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो 104 ही सिलेक्ट हुए। 603 में से 104 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि 423 पोस्ट जो है वो एक्स सर्विसमैन से भर दी गई। अब उससे ओवरऑल नुकसान कैसे हो रहा है मैं आपको समझाना चाहूँगा। ओवरऑल नुकसान ऐसे हो रहा है
जैसे कि 1000 पोस्ट है, 1000 पोस्ट में से 12.5% मतलब 125 फौजी लेने हैं। ठीक है, 125 फौजी लेने हैं। तो पहले तो सिस्टम था कि प्रत्येक कैटेगरी का गुणा 12.5% करके, प्रत्येक कैटेगरी में से जैसे कि 1000 में से 500 अनरिजर्व पोस्ट थी, तो उसमें से 50 पोस्ट फौजियों के लिए इन्होंने आरक्षित रख दी अनरिजर्व में से। उसी के अनुपात में 210 की कुछ पोस्ट जो 12.5% बनती थी, वो भी इन लोगों ने आरक्षित रख दी फौजियों के लिए। उसी प्रकार एसटी और एससी की भी। अब मेन सीन ये हुआ, अब ये 125 के 125 इस कैटेगरी में डालने से ये कैटेगरी खत्म हो जाएगी। इसके जो कैंडिडेट है उन्हें या तो जनरल में फाइट की जाना पड़ेगा, वरना वापस घर आ जाइए बोरिया बिस्तर बांध के। और दूसरा एक नया पेज और है, 125 टॉप फौजी लेने से एसटी एससी के लोग हैं वो तो सेलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। उसमें मैक्सिमम ओबीसी के यार एसटी एससी को जो एसटी एससी के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको रिजर्वेशन ही नहीं मिल रहा है। वो तो शायद एसटी एससी के फौजी भाई समझ ही नहीं पा रहे, वो चीज़ किसी की समझ में नहीं है। ये जो 125 लोग ले रहे हैं, 12.5% एक्स सर्विसमैन का आरक्षण है, इनमें ये आरक्षण के नियमों की अवहेलना ही कर रहे हैं एक तरीके से। अब आगे जो आने वाली भर्तियां हैं उनमें वरिष्ठ अध्यापक की 9,500 की है, प्रयोगशाला सहायक की 1100 की है, राजस्थान पुलिस की 3,500 की है, वनपाल की 80 पोस्ट है, वन रक्षक की लगभग 2,000 पोस्ट है। इन सारी भर्तियों में इसी प्रकार यदि चलता रहा और लगभग 1,000-1,500 के लगभग, तो इन आने वाली भर्तियों में ओबीसी के अभ्यर्थी को नुकसान होगा। और पिछले 4 साल से ओबीसी के लगभग 10,000 कैंडिडेट है, वो इस वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाए। ठीक है, ये तो थी मोटी मोटी इसकी राम कहानी। अब समस्या ये है, ओबीसी जो इतना बड़ा वर्ग है, जिसे अपन मारवाड़ी में कहें तुम्बों का भरा है, अब ना तो कोई इस चीज़ को समझ पा रहा है। वर्तमान में राजस्थान में ओबीसी की 70% जनसंख्या है। कितनी? लोग कम बोल रहे होंगे, मैं ये मान रहा हूँ कि 70% है। एसटी एससी की दोनों मिला के 20% हो जाएगी, और 5-7% ईडब्ल्यूएस की। 70 नहीं माने तो 60 तो मान ही सकते हैं। यदि 60% जनसंख्या है तो राजस्थान की वर्तमान जनसंख्या अपन 8 करोड़ मानते हैं, तो भी 5 करोड़ लोग सीधे सीधे इससे प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन किसी ने भी 4 साल तक चूं तक नहीं किया कि भाई ये गलत हो रहा है। ठीक है, कानूनी पेचीदगियां थी, समझ में नहीं आया, लेकिन अब तो अधिकतर लोगों को पता है कि गलत हो रहा है, फिर भी शायद ही कोई बोल रहा हो। सबसे बड़ी बात, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो खुद ही इस चीज़ पे एकदम शांत मौन होके बैठे हैं। साहब कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ। अरे भाई तू 4 साल से तो गोते दे रहा है, नंबर तो तेरा कहीं अटकना ही नहीं है, पोस्ट तो तेरी है नहीं, कहाँ तू जाएगा? ओबीसी का कैंडिडेट है, जनरल में तो जा नहीं सकता, एज रिलेक्शन ले लिया तो किस लिए यहाँ बैठा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। जब आप ओबीसी के कैंडिडेट हो, आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इसके संबंध में जानकारी होते हुए भी आवाज़ उठाई? मुझे नहीं लगता किसी ने इस बारे में बोला हो, कुछ किया हो। एक बार जयपुर गए थे, मुश्किल से बाड़मेर के 400-500 स्टूडेंट थे,
और ओबीसी शायद मुझे लगता है बाड़मेर में बस्ती और तो कहीं ओबीसी है नहीं। और 60% जनसंख्या इससे प्रभावित है, लेकिन अभी तक किसी ने इस बारे में कोई न तो नेता ने स्टेटमेंट दिया, एक आध को छोड़ दिया जाए। क्योंकि उन्हें पता है जब जिसे आरक्षण चाहिए, जो इसके लिए रात दिन किताबों से माथा मार रहे हैं, उससे ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो नेता के घर पे कौन सी दिवाली बीत रही है, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। तो ऐसा है। अब मेन मुद्दा है, इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा। मेरे जैसे लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सुबह गए शाम को लौटे, सरकार 30 दिन होते ही सैलरी खाते में डाल देगी। तो भाई मेन मुद्दा जो है, पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो सारे चुप है। उन्होंने कभी किसी इस बारे में एक आध बार कोई गिने चुने लोगों ने कोई ज्ञापन दे दिया हो या वो कर दिया हो, इसके अलावा किसी ने कुछ नहीं बोला। अब ऐसा है, बिना कुछ किए तो कुछ हासिल होने वाला है नहीं, कुछ तो उसके लिए करना पड़ेगा। तो मैं तो चाहूँगा आप सभी ओबीसी के लोग हैं वो इस मुद्दे पे इसको जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और अपने जो भी जनप्रतिनिधि है या सरकार के स्तर पे जो भी अपनी बात को उठाने का प्रयास करें। ओबीसी के कार्मिक है, उनसे भी निवेदन करूंगा, आप इस आरक्षण का फ़ायदा लेके यहाँ तक पहुँचे तो अपने जो भाई बहन हैं जिन्हें अभी हमें पे बैक टू सोसाइटी, जिसके हम ऋणी हैं, उसका ऋण उतारने का मौका है। कम से कम बाकी कुछ नहीं कर सकते तो ओबीसी के जो कर्मचारी है वो कम से कम एक दिन काली पट्टी बांध के तो जा सकते हैं ना कि भाई ओबीसी के अन्यायों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस मामले पे हम भी इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, उस पर कुछ तो कुछ मुंह तो खोलना पड़ेगा, नहीं बिना मुंह खोले तो कुछ होने वाला है नहीं। तो आप सभी लोगों ने धैर्य के साथ इस मुद्दे को सुना। मैंने जहाँ तक मेरी समझ थी इसे समझाने की कोशिश की। अब कोई अपेक्षा कर रहा है कि मैं विकास देवी कीर्ति सर की तरह गोलमोल चुटकुले सुनाते हुए प्यार से समझा दूँ, ऐसा तो संभव नहीं है। जहाँ तक मेरी समझ थी, मैंने पहली बार बोर्ड पे ये पेन चलाई है, थोड़े हाथ पैर कांप रहे थे, तो उस चीज़ों को आप इग्नोर करिए और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, तो लोग समझ सके कि एक्चुअल में समस्या कहाँ हुई और कम से कम अपने हितों के प्रति जागरूकता पैदा हो लोगों में। इसी के साथ धन्यवाद।